नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अब, और अगले आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी तमाम विषयों पर। आज की जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ 9 पे और फेसबुक के पेज यूपी न्यूज़ 9 इंडिया पर। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेज को जो है फॉलो करना मत भूलिएगा। तो एक इंटरेस्टिंग खबर से शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान साहब के बारे में है। शाहरुख खान साहब जो है वो सोशल मीडिया यानी ट्विटर पे कर रहे होंगे, एक्स पे अक्सर वो अपने फैंस के साथ बात करते हैं। तो कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो काफ़ी चर्चा का विषय है और बना हुआ है। और वो बयान है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का क्रिकेट और क्रिकेटरों से लगाव छुपा नहीं है। आईपीएल टीम के मालिक किंग खान ने सोशल मीडिया पर फैंस के एक जवाब में विराट कोहली को अपना दामाद जैसा बताया। तो है ना थोड़ी हैरान करने वाली बात। हैरान क्या, मतलब मज़ेदार बात। और उनका बयान ये जो है अब सुर्खियों में है। सवाल जवाब सत्र में एक प्रशंसक ने शाहरुख से कहा कि सर विराट के बारे में जवान के स्टाइल में कुछ कहिए। विराट कोहली अपने क्रिकेटर जो है अनुष्का जी के पति देव। इस पर शाहरुख ने जवाब में लिखा कि मैं विराट कोहली से प्यार करता हूं और वह मेरे लिए अपने जैसा है। मैं हमेशा उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। भाई वो हमारा दामाद जैसा है। तो दामाद जैसा है तो इसको लेके थोड़ा सा लोग कुछ बातें चला रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जी के साथ शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छी फिल्में की हैं। कम से कम 2 फिल्में जो मैंने देखी है। एक तो है जब तक है जान, यश चोपड़ा साहब की है, और दूसरी एक और फिल्म आई थी जिसमें उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो खैर चलिए फिल्म से चलते हैं थोड़ा सा साइंस की तरफ। और हरित क्रांति के जनक हमारे एस स्वामीनाथन, जिन्होंने 7वें दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की और 8वां दशक ख़त्म होते होते हमारे देश को खाद्यान्न के मामलों में, खासकर चावल के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया। और नहीं तो 7वें दशक की शुरुआत में, उसके पहले हमें खाना जो है मतलब अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। लेकिन इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और इन्होंने जो है वो हमारे देश में कमाल का वो काम किया और हमारे देश को जो है वो अन्न उत्पादक देशों में टॉप 10 में ला दिया। थोड़ा सा आप जान लीजिए इनके बारे में। आज आप जो बड़े उसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ी मेहनत है सालों की। तो देश में हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संबाशिवन MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में बृहस्पतिवार को चेन्नई में निधन हो गया। उन्नत आनुवंशिक बीजों के जरिए गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाकर देश को भूखमरी की भयावह हालत से निकालने का श्रेय हमारे इन्हीं वैज्ञानिक साहब को जाता है। कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये काम तब करके दिखाया जब 1960 के दशक में भारत अनाज के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था। यहाँ तक कि 1965 में जब हमारा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से अनुरोध करना पड़ा कि वे एक समय का खाना छोड़ दें। स्वामीनाथन साहब 1961 से 1972 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक और महानिदेशक रहे। उन्होंने भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव का पद भी संभाला और 79-80 में कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन को डॉक्टरेट की 84 मानद उपाधियाँ मिली हैं, इसमें से 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने दी थी। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो इनको
अपना दुख जाहिर किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन नवाचार के पावर हाउस थे। वह कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनका जुनून अनुकरणीय था। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अनुसंधान और मेंटरशिप के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स पर अपनी अमर छाप छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्वामीनाथन के निधन पर दुख जताया है और उनका लास्ट रिचुअल जो है वो आज होगा 30 तारीख को। और जो सीएम हैं तमिलनाडु के, उनका कहना है कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। और उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां सौम्या, मधुरा और नित्या स्वामीनाथन हैं। उनकी पत्नी मीना का पिछले साल निधन हो गया था। तो हमारी भी श्रद्धांजलि है और ईश्वर उन्हें जो है अपने चरणों में स्थान दे। तो ये था मामला। स्वामीनाथन जी बहुत ही ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक थे। चलिए तमिलनाडु से आते हैं मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल में हिंसा हुई है। सीएम जो बीरेन सिंह है, उनका जो पैतृक आवास है उस पे भीड़ ने हमले की कोशिश की और डीसीपी पुलिस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगाई। ये जो है मणिपुर में 2 युवाओं की हत्या से आक्रोशित भीड़ ने बृहस्पतिवार रात इम्फाल में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के पैतृक घर पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने भीड़ को घर से करीब 100 मीटर दूर ही रोक लिया और आंसू गैस के गोले दाग कर खदेड़ा। हालांकि सीएम इस घर में नहीं रहते हैं, वो अपना कोई आधिकारिक आवास है वहाँ रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पश्चिम में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में तोड़फोड़ की। भाजपा कार्यालय और 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिन इलाकों में हिंसा भड़की उन्हें शांतिपूर्ण घोषित कर अफसा से बाहर रखा गया है। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित किया। जुलाई में लापता 2 युवाओं की तस्वीरें वायरल होने के बाद मंगलवार से इम्फाल की घाटी में छात्रों के नेतृत्व में रह रहकर हिंसा भड़क रही है। ये हिंसा इसलिए भड़क रही है कि जो छात्र गायब हुए थे और जिनके वीडियो वायरल हुए हैं वो मैतेई समुदाय के थे और घाटी में मैतेई समुदाय ज़्यादा रहते हैं, आपको पता ही है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है। वो अब पता नहीं कब जाके ये दिक्कत ख़त्म होगी, कुछ कह नहीं सकते। तो इस बीच जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी तैनात की गई है। इम्फाल ईस्ट यानी पूर्व और इम्फाल वेस्ट में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को मणिपुर भेजा है। राकेश बलवाल जो है 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से कैडर उनका मणिपुर ही है। वह एसपी के रूप में 3.5 साल तक एनआईए में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की जांच टीम के सदस्य भी रहे हैं और टेररिस्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो एसएसपी बलवाल को तो मणिपुर भेज दिया है, लेकिन मणिपुर से या इम्फाल से एक किसी को हटाना भी चाहिए। और किसको हटाना चाहिए ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। वो काम नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि बलवाल साहब जो है वो जो हिंसा वहाँ पे चल रही है उस पर काबू पाने में सक्षम होंगे। अगर उन्हें फुल फ्लेज पावर मिल जाए तो जाहिर सी बात है वे काबिल अफसर हैं। तो देखना होगा अगले 2-4-5 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन में कि क्या डेवलपमेंट होता है वहाँ। और ये है तो पुलिस और कानून व्यवस्था की बात मैं कर रहा था मणिपुर की। आइए ज़रा उत्तर प्रदेश से भी जान लेते हैं हालचाल, पुलिस का हाल और सांसद का हाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का हाल। ये
अमर उजाला में फ्रंट पेज पे ऊपर सबसे छपा है कि 2 पुलिस अफसर जिला बदर और भाजपा सांसद को नोटिस। ये मामला गोंडा का है, उत्तर प्रदेश के। गुरुद्वारा मकान पर अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट सख्त। मनकापुर कोतवाल, गोंडा में है ये, मनकापुर कोतवाल और इंस्पेक्टर निरीक्षक को दूसरे जिले में भेजने का निर्देश। दीवानी न्यायालय से स्थगन के बावजूद, पूरा मामला आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल और पुलिस का गठजोड़ जो है गड़बड़ी करता है या गड़बड़ी करने पर उतारू हो जाता है, तो कोर्ट ही उसके बाद जो है वो सहारा बनती है। तो थोड़ा सा ये सुन लीजिए आप कि क्या हुआ है गोंडा में, क्या किया है पुलिस ने और किस तरह से जो है वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद का रवैया रहा है। इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए आप। दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद मनकापुर बाजार में गुरुद्वारा सहित रिहायशी मकान पर कब्जा कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोतवाल और निरीक्षक को तत्काल जिला बदर करने का आदेश दिया है। तड़ीपार के मतलब गोंडा में रहेंगे नहीं, बाहर जाइए, काम करिए। याचिका में पक्षकार बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। मनकापुर बाजार के निवासी गुरबचन कौर और उनके पुत्र अमरजीत सिंह और सौरणपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक समेत 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को पक्षकार बनाया गया था। ये गुरबचन कौर हैं, सरदार जी मतलब होंगे, सिख होंगे। तो इन्होंने जो है वो किया है, याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा कि उनका बाजार में एक मकान और गुरुद्वारा है। इस पर विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में गुरबचन कौर बनाम कुलवंत कौर आदि के नाम पर मुकदमा चल रहा होगा। मामले में 17 जुलाई 2023 को न्यायालय ने स्थगन आदेश मतलब स्टे पारित किया, लेकिन कुलवंत ने सांसद से संपर्क किया तो वह मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। आरोप लगाया कि बीते 15 सितंबर को अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आ धमके और मकान और गुरुद्वारा खाली करने को कहा। अगले दिन कुलवंत 50 लोगों के साथ घर में घुसी और मकान के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। पीड़िता गुरबचन के मुताबिक उसने पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को इस मामले की जानकारी दी तो उन्होंने मनकापुर कोतवाल सुधीर सिंह को सहायता का निर्देश दिया, लेकिन कोतवाल ने उल्टा याची के पुत्रों को जेल भेजने की धमकी दी, बात कही। तो ये हाल है पुलिस और पॉलिटिक्स के नेक्सस का। ज़मीन जायदाद यही सब होता है। जो भी पावर में रहता है उसकी पहली कोशिश यही होती है कि कितना से कितना ज़मीन कब्जा कर ले या ख़रीद ले या रजिस्ट्री करा ले, बैनामा करा ले, कितना पैसा आ जाए। तो यही होता है। अब मामले में एसपी ने कोतवाल सुधीर कुमार सिंह और अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय की भूमिका की जांच के लिए सीओ मनकापुर को आदेश दिया। जांच में दोनों दोषी पाए गए। इसी आधार पर बुधवार को न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच की सुधीर कुमार सिंह और अरुण कुमार राय को तत्काल गोंडा से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये है, पुलिस भी पार्टी बन जाती है, क्या करिएगा। तो चलिए, पुलिस की तो बात होती रहती है। पुलिस की बात कानपुर में भी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है कानपुर में। कल वो कुछ लोग गए थे वहाँ पुलिस कमिश्नर पे, जो पुलिस कानपुर के हैं, अब पता नहीं पुलिस कमिश्नर थे कि एसीपी थे कि डीसीपी थे, उनको धमका रहे थे कि भैया मुकदमा मत लिखो। पार्षद के पति देव ना, मेरे ख्याल से पति देव है, इतना मारा एक को बेचारे को, जिसकी दोनों आँख चली गई। उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया और वो पार्षद पति हैं भाजपा के। तो वो भी मामला गरमाया हुआ है कानपुर में। लेकिन वहाँ पे पुलिस का स्टैंड काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। पुलिस ने जो है इनाम घोषित कर दिया है, उनकी तलाश में दबिश दे रही है, डरी नहीं है पुलिस। और पुलिस को धमकी के बावजूद जो है वो
जो लोग गए थे धमकाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, उनसे भी वो दबी नहीं पुलिस, और उसने कहा कि अब कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये भी एक चेहरा है पुलिस का, और जो गोंडा के बारे में सुना आपने वो भी एक चेहरा है पुलिस का। तो बाकी आप डिसाइड करिए। तो पुलिस और कानून की बात हो रही है, तो एक फ़ैसला और आया है, वो अपने सनातनी लोगों के लिए है कि हमारे वाराणसी कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि याचिका खारिज कर दी अंजुमन इत्तेहादिया मस्जिद की, जो मुस्लिम पक्षकार है ज्ञानवापी मामले में, और जिसने कोर्ट में मतलब वाराणसी के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि साहब ये जो सर्वे हो रहा है एसआई का, इसको रोक दिया जाए। लेकिन ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसआई का सर्वे रोकने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मांग जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मसला पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है, जहां मांग खारिज कर दी गई थी। अंजुमन चाहे तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वे रोकने के लिए मस्जिद कमेटी ने 9 अगस्त को अर्जी दी थी। ये खबर छपी अमर उजाला में ही, मैं वही पढ़ रहा हूँ। सर्वे रोकने के लिए मस्जिद कमेटी ने 9 अगस्त को अर्जी दी थी। उनका कहना था कि सर्वे में आ रहे खर्च की फ़ीस नहीं जमा की गई, बगैर फ़ीस सर्वे किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। इसके लिए एसआई को रिट नहीं जारी हुई, न लिखित रूप से सर्वे की जानकारी दी। सामान्य नियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किए बगैर जो सर्वे किया जा रहा है उसे रोक दिया जाए। तो जिला जज साहब ने इस पर मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि सर्वे में मिलने वाले हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग पर जिला जज ने अलग से आदेश से इनकार कर दिया। कहा साक्ष्यों को संरक्षित करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अब उसमें एक सील वजू खाना है, जहाँ से वो फव्वारा या शिवलिंग आकृति नुमा एक चीज़ निकली थी ना। हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे जो है वो फव्वारा कह रहा है। तो वो सील है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, आपको पता होगा। तो सील वजू खाने में उसका भी सर्वे की मांग उठाई गई है कि सील वजू खाने में सर्वे की मांग पर 5 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह ने जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानवापी स्थित सील वजू खाने में भी एसआई से सर्वे कराने की मांग की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। तो अभी ये चलता रहेगा हिसाब किताब। तो देखिए क्या होता है। और पितरपक्ष पे आते हैं। वाराणसी से याद आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज से पितरपक्ष शुरू हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल से शुरू हो रहा है। वैसे तो हम लोग को यही पता है कि कल से ही शुरू हो रहा है। तो तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, और कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म पितरों के लिए हमारी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ आपको। पितरपक्ष शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ही शुरू हो रहा है। पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति, सद्गति और मोक्ष के लिए श्रद्धापूर्वक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना श्राद्ध कहलाता है। जिनका हम अंश हैं उनको हमेशा याद रखने का ये एक धार्मिक और भावनात्मक तरीका है, जिससे शरीर डिसमेंटल होकर अपने 5 तत्वों में मिल जाता है। लेकिन शरीर का प्राण, मन, इंद्रियों, बुद्धि और चित्त के संस्कारों को साथ लेकर निकल जाता है, और आसक्ति के कारण कुछ दिन तक जहाँ शरीर जलाया जाता है उस स्थान पर या अपने घर के आसपास घूमता है मरने के बाद। लेकिन मृत्यु के बाद 13 दिन तक जो अनेक पिंडदान इत्यादि मृतक कर्म किए जाते हैं, उससे वह प्रेत या पितर बन जाता है और अपने शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर भोग भोगने लगता है। लेकिन आसक्ति के कारण उसका लगाव मृत्यु से पहले वाले घर के साथ बना रहता है। उसी आसक्ति के कारण पितर का जीव श्राद्ध पक्ष के समय अपनी मृत्यु की तिथि पर पृथ्वी पर आता है। श्राद्ध और तर्पण करने से 1 साल के लिए तृप्त हो जाता है। श्राद्ध में हम अपने देवताओं, पितरों, परिवार, वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति, सद्गति, मोक्ष के लिए श्रद्धापूर्वक शुद्ध भाव से अन्न और जल प्रदान करते हैं।
तो ये था पितरपक्ष के बारे में। आज से पितरपक्ष शुरू हो गया है और जो भी लोग अपने पितरों को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये था। आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है। तो ये देखिए, इसमें लिखा है सीने में जलन और दिल में तूफान सा क्यों है। तो आपका हार्ट अगर कमज़ोर है या हार्ट की दवाई खा रहे हैं तो अपने खाने पीने सबका ध्यान रखें। तो अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है प्रतिपक्ष। चलिए, तो प्रतिपक्ष की तैयारी, जो लोग इसके वो हैं जिनके पूर्वज नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, तो वो उनके लिए पितरपक्ष है और ये करीब 12 दिन चलेगा, 11 दिन। अश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी शनिवार से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। हालांकि इस बार पंचांगों के अनुसार श्राद्ध कर्म की तिथियों को लेकर मतभेद की स्थिति है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अगर नाना नानी का देहांत पूर्णिमा तिथि पर हुआ हो तो उनका उसी तिथि में श्राद्ध तर्पण कर लेना चाहिए। ऐसे में श्राद्ध कर्म शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पूर्व कर्मकांडी प्रशिक्षक रहे पंडित अनिल कुमार पांडे बताते हैं कि पूर्णिमा शुक्रवार दोपहर 4:02 तक रहेगी। वहीं अश्विन कृष्ण प्रतिपदा इस समय शुरू होकर शनिवार 12:21 तक रहेगी। ऐसे में शनिवार को प्रतिपदा से पितृपक्ष शुरू होगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध शुक्रवार को ही किया जा सकता है। समझे? तो ये थी। उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा और मेरा ये जो पेज है फेसबुक का, इसके साथ आप जुड़े रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा ख्याल है कि फॉलो करिए, लाइक भी करिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।